बहुत आपका धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए डॉक्टर सीपी राय जी के साथ हमारे मीडिया और सोशल मीडिया के सारे वरिष्ठ सहयोगी, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10-15 दिन तो नववर्ष की शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। आप सबको नववर्ष मंगलमय हो और आशा करती हूँ कि ये वर्ष आपके जीवन में हर्षोल्लास, स्वचेतना का वर्ष हो। ये एक विशेष प्रेस वार्ता है जो हम लोग 12 शहरों में 12 वरिष्ठ प्रवक्ता आज कर रहे हैं। अगर पीछे थोड़ी सी शांति हो जाएगी तो मजा आएगा। कॉन्फ्रेंस हम लोग 10 दिन पहले करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन की वजह से कांग्रेस पार्टी ने 3 तारीख तक सारे अपने कार्यक्रम स्थगित किए थे और उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हुए तो उसमें पहले चरण में हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता एक अहम मुद्दे पर है और आपके सामने मैं मुखरित हूं। पहले अपना ओपनिंग वक्तव्य दूंगी, उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। आज से कुछ ही दिन के अंदर, आज 9 तारीख हो गई है, करीब 21-22 दिन के अंदर इस देश में मोदी सरकार यूनियन बजट पेश करेगी और वो यूनियन बजट इस देश का भविष्य तय करेगा। अभी आपने देखा ही 48 घंटे पहले ग्रोथ रेट आई है 6.4%। तो वो जो यूनियन बजट होगा वो इस देश के अर्थव्यवस्था की, इस देश के रोजगार की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। वो तय करेगा कि क्या इस देश में निवेश और उपभोग होगा। वो तय करेगा कि क्या महंगाई की मार से जो लोग जूझ रहे हैं उनको कुछ राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज वो तय करेगा कि आपके जैसे और हम जैसे तमामों करोड़ों लोग जो टैक्स की मार और टैक्स के बोझ के नीचे उसके तले दबते जा रहे हैं, क्या उनको कोई राहत मिलेगी। और किसी भी आकलन से पहले टैक्स पर आज बात करनी जरूरी है, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार सूट बूट की नरेंद्र मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कर दिया है। मतलब जो धन्ना सेठ, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो आपसे, हमसे, इस देश के गरीब वर्ग से कम टैक्स दे रहे हैं। गला आपका रेता जा रहा है टैक्स पर, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी दवाई पर उसका असर पड़ रहा है। लेकिन टैक्स की चर्चा हो तो शुरुआत तो गब्बर सिंह टैक्स से ही करनी पड़ेगी। छुट्टियों का माहौल था, आप लोग भी गए होंगे सिनेमा देखने, हो सकता है 2 बच्चों के साथ गए हो। लड़के ने कहा हो मैं नमक वाला पॉपकॉर्न खाऊंगा, बच्ची ने कहा हो कि मैं तो सॉल्ट कैरेमल खाऊंगी। हो सकता है धर्मपत्नी ने कह दिया हो मैं तो मिक्स खाऊंगी। अब वही अड़चन आ गई, जीएसटी कौन सा लगेगा, 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा। ये गुत्थी सुलझाने में पूरा देश उलझा हुआ है। और इसीलिए गब्बर सिंह टैक्स की बात करनी है, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपकी पॉकेट में 5,000 रुपए है, आपकी पॉकेट में 500 रुपए है, आपकी पॉकेट में 50 लाख रुपए है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज की तारीख में कोई सामान खरीदते हैं तो गरीब हो या अमीर, उसको एक बराबर जीएसटी का टैक्स देना है। और इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा गया है। ये उपभोग पर टैक्स होता है, ये कंजम्पशन टैक्स होता है। आप जो भी खरीदिएगा, आपने जूता खरीदा, आपने शर्ट खरीदी, आपने आटा खरीदा, दही खरीदी, उस पर एक बराबर टैक्स देना है। इस देश का सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि 48 घंटे पहले जो सरकार का ग्रोथ नंबर आया वो 6.4% आया है। 7-8% भूल जाइए, डबल डिजिट मोदी जी बात करते थे, भूल जाइए। 6.4% 4 साल में सबसे कम, कोरोना महामारी के बाद का सबसे कम फिगर है। ये नंबर नहीं है, ये कितनी नौकरियां बनेंगी, कितना निवेश होगा, कितना उपभोग होगा, कैसे कैसे राहत मिलेगी, ये उसका सूचक है। और राहत मिलने वाली दिख नहीं रही है। सरकार के बददिमाग मंत्री और तमाम भाजपा के प्रवक्ता
और उनके नेता कटाक्ष कर लें, कुछ भी कह लें। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट 10 वर्ष में औसतन 7.5% रही, उस वेबसाइट को ही बंद कर दिया जाता है। अपनी 6.5% है छुपाने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि आप इस देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का झुंझुना बजाकर गरीब आदमी का, मध्यम वर्ग का और निम्न मध्यम वर्ग का पेट नहीं भर पाइएगा। वो ढोलना आप बजा रहे थे 2022 के लिए, 2025 आ गया। और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए आपको 10% से ग्रो करना है, आप 7% ग्रो नहीं कर पा रहे, 6.5 नहीं कर पा रहे। आपको इन सब चीजों से कुछ अंधभक्तों की, कुछ चलन चुंबकों की खूब तालियां मिल सकती है, लेकिन यह समाधान नहीं है। समाधान कैसे होगा? जब सरकार समस्या समझेगी, समस्या को स्वीकारेगी, जो नहीं हो रहा है। अंत में इस मंच से हमारी मांग है कि भीषण बेरोजगारी, भयावह महंगाई, कम आय से जूझ रहे इस देश को टैक्स की राहत ये बजट दे। जीएसटी की दरें कम की जाएं, जरूरी रोजमर्रा की जिंदगी के सामान से जीएसटी को हटाया जाए, आवश्यक वस्तु, एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ बीमा जैसी चीजों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। और अंत में मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है। आपने हमारी स्कीमों के नाम चुरा के अपनी स्कीम बना ली, खूब मार्केटिंग करी, अच्छी बात है, हम भी आपसे सीख रहे हैं। हमारी एक न्याय पत्र, उसमें जीएसटी 2.0 का जिक्र है, जो जीएसटी के परिवेश को सरल भी करेगा और एक ताजा नए रूप से प्रस्तुत भी करेगा। उसको उठा लीजिए, अपने ही लिए, अपने ही श्रेय ले लीजिए, लेकिन इस देश के लोगों को टैक्स की कहर से कुछ राहत दीजिए। ये हमारी मांगे हैं। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल पहले जीएसटी और टैक्स और आर्थिक जगत से आएंगे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगा। 23-24 वित्तीय वर्ष की बात है। 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हुई है। ये इसके पहले वाले वर्ष से डबल है। पहले वाले वर्ष में 1 लाख करोड़ की हुई थी, 2023-24 में 2 लाख करोड़ की हुई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में धोखाधड़ी आम बात है, 35,000 करोड़ की चोरी हुई है। 25,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी जो हुई है वो 18,000 फर्जी संस्थाओं का खुलासा है, उसके थ्रू हुई है। और कोई पहले मैं इसका आंसर दूंगी। कांग्रेस पार्टी के पास इससे लड़ने की स्ट्रेटजी है क्या? एक आप उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, एक जो हम कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मेरा मानना है, मैं आशा ही कर सकती हूं कि 12 जगह जहां पर हमारे कुछ चर्चित चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां के अखबारों में, वहां के टीवी चैनल्स पर इस पर बहस होगी। लोगों के सामने थोड़ा सच आएगा, लोग समझेंगे कि देश में क्या हो रहा है, लोग समझेंगे कि क्यों मेरे घर का बजट बिगड़ा, वैसे पूरे देश का बजट बिगड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा ये है। स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा है कि हम जीएसटी काउंसिल में इस बात को उठाएंगे, हमने पहले भी उठाया है। लेकिन हमारे सामने ऐसी सरकार है जिसकी वित्त मंत्री से बोलिए लहसुन प्याज महंगा हो गया, वो कहती है मैं लहसुन प्याज खाती नहीं। तो सरकार की संवेदनहीनता को दिखाना विपक्ष का काम है, वो हम कर रहे हैं। आवाज उठाना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन, ये निर्णय कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को लेना पड़ेगा, जो सरकार में है उनको लेना पड़ेगा। हमने जबरदस्त मांग उठाई, हेल्थ बीमा से 18% जीएसटी हटाइए, सरकार ऑलमोस्ट मान गई। हमें लगा हो जाएगा, हम तो स्वागत करने के लिए तैयार थे। बजाय हेल्थ बीमा से जीएसटी हटे, पॉपकॉर्न पर नया जीएसटी लग गया, पुरानी गाड़ी पर नया जीएसटी लग गया। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार आम आदमी का गला जरूर मरोड़ रही है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा यह कि उस पर चर्चा तो शुरू हो। मैं आपकी बात से असहमत हूं और बड़े सर्वसम्मति से और बड़े सम्मान से असहमत हूं। अगर आपके घर में बच्चे की पढ़ाई पर, दवाई पर, खाने पर कम खर्च हो रहा है, तो आप शहर में रहिए या गांव में रहिए, आपको वो बात चुभ रही है और ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। एक माइक ले लीजिए और मत बताइए आप कहां से हैं, और चले जाइए गांव में, और जितने अच्छे से ग्रामीण अंचल के लोग ये बात समझा सकते हैं, वो शहर के बहुत भक्त नहीं समझा पाएंगे।
ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, ग्रामीण परिवेश से आती हूँ इसलिए और अच्छा कह सकती हूँ। जो गांव का आदमी है वो आपको 4 बातें और बताता है। यूरिया की बोरी 50 की थी, पैसे वो 45 की हुई, कैसे उसका दाम बढ़ा, कैसे उसका दाम घटा। मैं आपको एक महाराजगंज में थी और एक बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति मुझसे मिलने आया था, सवेरे सवेरे की बात है, ऐसे ही जनवरी फरवरी का महीना था, और हमने उनको चाय और बिस्किट जो आता है उसको दिया जाता है वो दिया। उसने पार्ले जी का बिस्किट खाकर वो बात कही जो आज तक शहर में किसी पढ़े लिखे तथाकथित व्यक्ति ने नहीं कही थी। उसने कहा यह उड़ा गई ले, ये भी लेके डूब गए। बड़ा पैकेट आता था, छोटा पैकेट हो गया। ये गांव का व्यक्ति खूब समझ रहा है, तो गांव के व्यक्ति को बिल्कुल मूर्ख मत समझिए, खूब समझते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मुद्दों पर बात होने लगेगी, जिस दिन आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार टीवी पर बैठकर ताल ठोक कर एक बार ऐसे ऐसे करके सरकार से बोलेंगे महंगाई की मार कब खत्म होगी, घुटने पर ले आएंगे आप सरकार। 2014 के पहले आप लोग ये करते थे, 2014 के बाद से थोड़ा कम कर दिया ये कर। और चुनाव में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कांग्रेस पार्टी पर एक ही दल है इस पूरे देश में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके साथ बीजेपी की साठगांठ पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, जिसका पूरा आंदोलन आरएसएस ने खड़ा किया, जिनको छोटा संघी बुलाया जाता है, जो जब दिल्ली में दंगे होते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं, जो गुजरात जाते हैं बिल्किस बानो का नाम नहीं लेते हैं, जो अपने साथियों को जो एक वर्ग विशेष से आते हैं उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल देते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं शालीनता और मर्यादा इस मंच से नहीं छोड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने कहा है वो हास्यास्पद है, फिजूल की बात है। सवाल और है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस और आपको मिलकर लड़ना चाहिए, संजय राउत ने उसका समर्थन किया है। कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता आपके सामने मैं बैठी हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, CWC की मेंबर हूं, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस पार्टी की है। ये उनका निजी बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है। अभी एक मिनट, उनकी मर्जी है। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना, उत्तर प्रदेश के क्रूर प्रशासन से लड़ना, उत्तर प्रदेश में जो सरकार अहंकार के मद में डूबी हुई है, जो निरंकुशता पुलिस की हम रोज देखते हैं, उसका डटकर मुकाबला करना, इंडिया गठबंधन के साथ हम मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई भी मतलब मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता है। उनका दिल्ली में जिसको भी समर्थन करने का मन हो वो कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, उत्तर प्रदेश में 46 सीट जो इंडिया गठबंधन ने जीती, जिसमें कांग्रेस और सपा महत्वपूर्ण भूमिका हमने मिलकर अदा करी, उसने इस देश का राजनीतिक परिवेश बदला। अगर उत्तर प्रदेश ने निर्णायक निर्णय ना दिया हो, नरेंद्र मोदी आज बैसाखी की सरकार ना चला रहे होते। कमजोर हो चुकी है, किसने? डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इतनी कमजोर हो चुकी है, चुनाव से वर्कआउट विड्रॉ कर लेती है, और क्यों नहीं वो चुनाव में कांग्रेस लड़ती है। तो अब भाजपा के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं उस पर मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगी? भाजपा के डिप्टी सीएम, अरे सुनिए मेरी बात, भाजपा के डिप्टी सीएम हमारी बड़ाई तो करेंगे नहीं। भाजपा के डिप्टी सीएम सुबह चाय पीकर ये तो नहीं कहेंगे आओ भाई एनआई, आओ भाई पीटीआई, आज कांग्रेस की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। वो तो आपको बुलाकर 10 बातें ही हमारे खिलाफ सुनाएंगे, तो उनको बोलने दीजिए। असलियत ये है कि ब्रिजेश पाठक जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो या अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, इनमें से कोई भी आपको ये नहीं बता पा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इनको इतनी बड़ी पटखनी उत्तर प्रदेश ने क्यों दी। उपचुनावों में हमारा एक स्ट्रेटेजिक निर्णय था, और निर्णय था कि हम नहीं लड़ेंगे, यहां पर सपा ज्यादा मजबूत है, हमने उसको लड़ने दिया। विथड्रॉ करने का क्या मतलब होता है? हमने अपने घटक दल का समर्थन किया, इसको विथड्रॉल कैसे बोलते हैं? भाजपा के व्यक्ति तो बात को मिर्चा लगाकर बोलेंगे ही चटकारे लेकर, उसका जवाब मैं देने के लिए थोड़ी बैठी हूं यहां पे।